बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस फाइंड करने का तरीका देखा था। आज जो है हम उसी वेरिएंस को कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस और फिर उसके बाद कोवेरिएंस का कॉन्सेप्ट देखेंगे। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल डिफ़ाइन किए थे और हमने उसकी मीन को कैलकुलेट करने का तरीका भी देखा था। तो आज उन्हीं फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल को, यानी अगर हम किसी रैंडम वेरिएबल का कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो उसकी वेरिएंस की कैलकुलेशन का तरीका देखेंगे। फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल मैंने बताया था कि जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो वो भी एक रैंडम वेरिएबल ही बनता है, ठीक है। तो उसको हम ऐसे ही ट्रीट करते हैं जैसे हम किसी भी रैंडम वेरिएबल को ट्रीट करते हैं, चाहे उसकी हमने मीन फाइंड करनी हो, चाहे हमने उसकी वेरिएंस फाइंड करनी है। और वेरिएंस का प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको फार्मूला सिखाया था। इसको हम रिप्रेजेंट जो है ये सिग्मा स्केयर से करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है रैंडम वेरिएबल की मीन से डेविएशन की, ठीक है। यानी एक्स माइनस म्यू एक्स के स्केयर की एवरेज। और ये स्केयर मैंने आपको बताया था हम ये इसलिए लेते हैं कि ताकि ये नेगेटिव वैल्यूज़ जो हैं ये पॉजिटिव वैल्यूज़ को कैंसिल आउट करती हैं सम में, तो उन नेगेटिव वैल्यूज़ का इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर कर लेते हैं ताकि वो भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए। तो सेम यही फार्मूला जो है हम फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस फाइंड करने के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, इसमें डिफरेंस कहाँ पे आता है? चूँकि अब हमने एक फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है जी ऑफ एक्स, तो इसलिए अब हम इसकी डेविएशन जो है इसी के मीन से देखेंगे, ठीक है। यानी जिस तरह हम x की डेविएशन x के मीन से फाइंड करते थे, अब हम g ऑफ x की डेविएशन जो है वो g ऑफ x के मीन से फाइंड करेंगे। बाकी फार्मूला जो है वो सेम टू सेम है कि अब हमने इसी डेविएशन की ऑन एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है कि वो हमारे पास क्या निकलती है, ठीक है। और स्क्वायर का पर्पज़ वही है कि हमारे पास जो है रिजल्ट ज़ीरो के बराबर हमेशा ना आए, नेगेटिव वैल्यूज़ को ख़त्म करने के लिए। तो फार्मूला क्या हुआ कि जो नया रैंडम वेरिएबल है आपका फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल, इसको हम बारी बारी हमारे पास जितनी भी इसकी पॉसिबल वैल्यूज़ होंगी मीन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, या मीन को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसका स्केयर लेके इसकी हमने एवरेज लेनी है, ठीक है। और इसी फार्मूले को अगर हम एक्सपेंड करें तो हमारे पास ये चीज़ बन जाती है। एक्सपेक्टेड वैल्यू का अगर आपको फार्मूला याद हो, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। किसी भी चीज़ की जब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी हो, जिस तरह अगर हम x की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो हम डिस्क्रीट के केस में x को उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इस पर सम अप्लाई करते हैं x की सारी वैल्यूज़ के लिए। अब यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एफ ऑफ एक्स ही रहेगी। ये मैंने आपको प्रीवियसली समझाया था कि ये एफ ऑफ एक्स क्यों रहती है। ये एफ ऑफ एक्स इसलिए है कि अगर हम रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ चेंज कर भी दें, प्रॉबिलिटीज़ चेंज नहीं होती, यानी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम वही रहेगी। तो इसलिए जी ऑफ एक्स जो है ये सिर्फ रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़ को चेंज करता है, प्रॉबिलिटीज़ जो है वही ओरिजिनल हम यूज़ करेंगे। तो अब हमने जी ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ जी एफ एक्स कि स्केयर की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसी चीज़ को हमने डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करके सम अप्लाई कर दिया, ठीक है। और कंटिन्यूस के केस में यही प्रोसीजर है, लेकिन समेशन की जगह अब इंटीग्रेशन आ जाएगी। अच्छा, इसकी एक दो एग्जांपल देख लेते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के केस के लिए कि ये हम इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। ये एक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमें गिवन है रैंडम वेरिएबल x के लिए, और ये एक फंक्शन डिफाइंड है रैंडम वेरिएबल x का, ठीक है। और बेसिकली वो कहता है क्या कि हमने इसी फंक्शन की वेरिएंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है। अच्छा, अब वेरिएंस के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक तो जो ओरिजिनल फंक्शन है वो तो हम यूज़ कर ही रहे हैं, दूसरा इस जो फंक्शन डिफाइंड है इसके मीन की है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम वेरिएंस फाइंड करने के लिए पहले जो जो भी फंक्शन डिफाइंड है इसका मीन फाइंड करेंगे। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x+3, क्योंकि फंक्शन डिफाइंड है एज 2x+3, बेसिकली हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। और सम लगेगा 0 से लेके 3 तक, क्योंकि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 3 तक है, ठीक है। तो बारी बारी ये वैल्यूज़ पुट करके सम ओपन करेंगे और ये एफ ऑफ एक्स साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जी ऑफ एक्स का जो मीन है वो 6 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है, सॉरी वेरिएंस फाइंड करनी है इसी फंक्शन की। तो ये जी ऑफ एक्स माइनस मीन ऑफ जी ऑफ एक्स और इसकी स्केयर की एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। और ये बेसिकली क्या बनता है 2x+3, ये आपका जी ऑफ एक्स
और ये 6 जो है आपका मीन, तो 2x + 3 - 6 इसका स्केयर, ठीक है। तो इसको ये +3 - 6 -3 के बराबर आ जाएगा, और इस स्क्वायर को जब ओपन कर दें तो ये 4x² - 12x + 9, यानी इसने बेसिकली ये जो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है इसको पहले सॉल्व कर दी है, ठीक है। इसको सॉल्व करके एक्सप्रेशन ये बन जाती है, और तो ये और ये एक्सप्रेशन सेम है। अगर हम इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं या इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, ये एक ही चीज़ है। तो हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इस फॉर्म में ले आए, और अब इस चीज़ की हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के साथ, ठीक है। और x को 0 से लेकर 3 तक जब हम ये सम ओपन करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो 4 के बराबर है, और यही इस फंक्शन की, इस रैंडम वेरिएबल के फंक्शन की वेरिएंस है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट ये एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की एग्जांपल है जिसमें हमने वेरिएंस फाइंड करनी है, फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें एक डेंसिटी फंक्शन है, लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग द डेंसिटी फंक्शन गिवन इन एग्जांपल 4.5, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल g of x इज इक्वल टू 4x + 3, ठीक। अच्छा, अब वेरिएंस का फार्मूला वही यूज़ होगा जो मैंने पीछे डिफाइन किया हुआ, सिर्फ अब सम की जगह हम इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, वो जो जिस एग्जांपल का उसने जिक्र किया ना 4.5, और जो डेंसिटी फंक्शन है वो इस तरह डिफाइंड है उस एग्जांपल में, ये मैंने यहाँ पे सेपरेटली नीचे लिखा हुआ है, ठीक। और प्रीवियस ही किसी एग्जांपल में इस फंक्शन का एक्सपेक्टेड वैल्यू भी हमने फाइंड की हुई है, ये हमने पिछले लेक्चर्स में सॉल्व किया हुआ था, ठीक है। चूँकि वेरिएंस फाइंड करने के लिए 4x + 3 का मीन भी हमें रिक्वायर्ड होगा, तो इसलिए यहाँ पे इसको मैंने सेपरेटली लिख लिया है। जब हमने इसका मीन फाइंड किया तो ये 8 के बराबर आता है। इसका मीन हमें क्यों रिक्वायर्ड है मैं आपको फार्मूले में दिखा देता हूँ दोबारा से। फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल माइनस मीन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो ये मीन हमें इसलिए रिक्वायर्ड है, तो इसलिए ये मीन मैंने यहाँ पे दोबारा मेंशन कर दिया। हमने इसको कैलकुलेट किया था, ये 8 के बराबर आता है, ठीक है। अब वेरिएंस के लिए हमें बेसिकली इस चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए जो ब्रैकेट में लिखी हुई है, ठीक। तो अगेन इसने इसमें वही किया कि ये +3 - 8 ये -5 के बराबर आ जाएगा, यानी हमें बेसिकली एक्सपेक्टेड वैल्यू किस चीज़ की चाहिए, 4x - 5 के स्केयर की। तो 4x - 5 इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगी अपनी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, ठीक है। तो 4x - 5 का स्केयर बेसिकली मल्टीप्लाई हो जाएगा x² / 3 के साथ, और x² / 3 के साथ क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि आपका जो डेंसिटी फंक्शन है f(x) वो आपका x² / 3 है, और इंटीग्रल की लिमिट जो है -1 से लेकर 2 तक क्यों है, क्योंकि जो रैंडम वेरिएबल है या जो डेंसिटी फंक्शन है वो रैंडम वेरिएबल की इन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, या जो रैंडम वेरिएबल की मिनिमम और मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो -1 और 2 है, ठीक है। तो ये इंटीग्रल लगा के जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास ओवरऑल वेरिएंस जो है वो 51/5 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। ये एग्जांपल थी बुक की 4.12। तो जिस तरह वेरिएंस कैलकुलेट करना सिंपल थी, फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल की वेरिएंस कैलकुलेट करना भी सिंपल है। इसमें कोई फार्मूला अगर जहन में हो तो फिर सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन रह जाती हैं, इक्वेशन में पुट करें और उसको सॉल्व करें, कोई ख़ास कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है ये, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको बताया था हम वेरिएंस के बाद कोवेरिएंस का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये कोवेरिएंस जो है ये दो रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड एक चीज़ है। इसको पहले हम समझ लेते हैं कि ये है क्या, फिर इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। अच्छा, कोवेरिएंस जो है ये बेसिकली दो रैंडम वेरिएबल्स का, जब देखें हम एक एक्सपेरिमेंट में दो रैंडम वेरिएबल डिफाइन करते हैं ना, तो ये कोवेरिएंस हमें उन दो रैंडम वेरिएबल्स के आपस में रिलेशनशिप के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देती है। रिलेशनशिप के मुतालिक इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि आया ये इन दोनों का रिलेशनशिप पॉजिटिव है, आया इन दोनों का रिलेशनशिप नेगेटिव है, आया ये एक दूसरे पे डिपेंड कर ही नहीं रहे, या एक हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये डिपेंड तो कर रहे हैं लेकिन नॉन लीनियरली डिपेंड कर रहे हैं, यानी ये चारों इन्फॉर्मेशन हमें कोवेरिएंस के थ्रू मिल सकती हैं। अच्छा, अभी मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया पॉजिटिव रिलेशनशिप और नेगेटिव रिलेशनशिप, इसका क्या मतलब है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब ये है कि अगर x की वैल्यू बढ़ती है, देखिए x और y हमने दो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किए, अगर x की वैल्यू बढ़ती है, बढ़ने से y की वैल्यू भी बढ़ती है, और x की वैल्यू डिक्रीज़ होने से y की वैल्यू भी डिक्रीज़ होती है, उसका मतलब इन दोनों का आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप है, ठीक है। इसके वाइस वर्सा अगर x की वैल्यू बढ़ने से y की वैल्यू डिक्रीज़ होती है, या x की वैल्यू डिक्रीज़ होने से y की वैल्यू बढ़ती है, तो हम कहते हैं इन दोनों का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है।
और अगर x की वैल्यू बढ़ने या डिक्रीज होने से y पे कोई असर नहीं पड़ता तो फिर हम ये कहते हैं कि x जो है या y जो है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो है हम कोवेरिएंस के थ्रू सारी की सारी मालूम कर सकते हैं, ये रिलेशनशिप x और y का। अच्छा, ये इसको मैं यहाँ पे समराइज करके भी लिख भी देता हूँ। देखिए, जब आप कोवेरिएंस कैलकुलेट करेंगे ना, तो आपके पास तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि कोवेरिएंस जब आप कैलकुलेट की तो जो रिजल्ट आया ना वो एक पॉजिटिव रिजल्ट हो, यानी ज़ीरो से ग्रेटर कोई वैल्यू आई है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी ये है आपके पास कि रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आया है, कोवेरिएंस की इस फार्मूले के थ्रू, ये फार्मूले भी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। इस फार्मूले के थ्रू जब आपने कोवेरिएंस फाइंड की तो रिजल्ट जो है ज़ीरो से कम कोई वैल्यू आई है। और एक पॉसिबिलिटी, आखिरी पॉसिबिलिटी ये है कि रिजल्ट जो है वो ज़ीरो के बराबर आए। तो इन तीनों रिजल्ट्स की बेस पे हम मालूम कर सकते हैं कि एक्स और वाई का आपस में रिलेशनशिप कैसा है। अच्छा, ये जब एक्स और जब ये कोवेरिएंस का रिजल्ट पॉजिटिव आए ना, तो इसका मतलब है कि एक्स और वाई एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, और ये डिपेंडेंसी कैसी है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप की, पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, यानी अगर कोवेरिएंस का रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब है एक्स और वाई एक दूसरे पे लीनियरली डिपेंड करते हैं। ये लीनियरिटी कितनी स्ट्रॉन्ग है इसका हमें पता नहीं चलता, ये हम आगे देखेंगे कि हमें किस तरह, हम इसका किस तरह अंदाज़ा लगाते हैं, लेकिन हमें ये कम से कम पता चल जाता है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है, यानी एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू बढ़ेगी और एक्स की वैल्यू कम होने से वाई की वैल्यू कम होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपकी कोवेरिएंस का रिजल्ट जो है वो नेगेटिव आता है, अगेन इससे हमें ये पता चलता है कि एक्स और वाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, लेकिन अब इनका रिलेशनशिप जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू कम होगी और एक्स की वैल्यू कम होने से वाई की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, और आखिरी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आ जाए। ज़ीरो का मतलब, इसकी दो पॉसिबिलिटी होती हैं। एक तो इसका मतलब ये है कि या तो एक्स, हम ये कंप्लीटली डिटर्मिन नहीं कर सकते, हाँ इन दोनों में से एक हमें मालूम हो जाता है कि इन दोनों में से एक केस ज़रूर है, या तो एक्स और वाई जो हैं ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट की मैंने खैर स्पेलिंग थोड़ी गलत लिख ली है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, या तो एक्स मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, एक्स एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि ये नॉन लीनियरली डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। ठीक है, अगर रिजल्ट ज़ीरो आ जाए तो हमें क्या पता चलता है कि या तो ये इंडिपेंडेंट हैं या फिर ये डिपेंडेंट हैं लेकिन नॉन लीनियरली, और ऊपर वाले दोनों केसेस में जब डिपेंडेंसी होती है तो वो लीनियर डिपेंडेंसी होती है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज़ जो आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है, अगर एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हों तो कोवेरिएंस हमेशा ज़ीरो होती है। ठीक है, एक्स और वाई अगर इंडिपेंडेंट हो तो कोवेरिएंस हमेशा ज़ीरो होती है, लेकिन कन्वर्सली ये ट्रू नहीं है। यानी अगर कोवेरिएंस ज़ीरो है तो हमेशा एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, हो सकता है वो नॉन लीनियरली डिपेंडेंट हो। ठीक है, ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर एक्स और वाई जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं तो कोवेरिएंस हमेशा ज़ीरो होगी, लेकिन कन्वर्सली ट्रू नहीं है। अगर कोवेरिएंस ज़ीरो है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट हो सकता है वो नॉन लीनियरली डिपेंडेंट हो। ठीक है, अच्छा, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ना, ये हम कोवेरिएंस को सिग्मा एक्स वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एक्स और वाई वो रैंडम वेरिएबल जिसकी हम कोवेरिएंस फाइंड कर रहे हैं, उसका सिंबल सिग्मा। ये फार्मूला लिखा हुआ है, इसमें बेसिकली हम एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं एक्स की मीन से डेविएशन इंटू वाई की मीन से डेविएशन की। यानी अगर एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू बढ़ती है और एक्स की वैल्यू कम होने से वाई की वैल्यू कम होती है ना, तो इनका ये प्रोडक्ट है ये ऑन एवरेज हमें एक पॉजिटिव रिजल्ट देती है। और वाइस वर्सा, अगर एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू कम होती हो और एक्स की वैल्यू कम होने से वाई की वैल्यू बढ़ती हो, तो ये प्रोडक्ट जो है हमें ऑन एवरेज एक नेगेटिव रिजल्ट देती है। ठीक है, और अगर वो इंडिपेंडेंट हो तो हमारे पास रिजल्ट जीरो आ जाएगा, इसका भी हम आगे जाके प्रूफ देखेंगे। ठीक, तो अब हम फार्मूला बेसिकली क्या है, हम ये जो ब्रैकेट में चीज़ लिखी है ना, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, और ये दो रैंडम वेरिएबल्स से रिलेटेड एक चीज़ है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, जिस भी चीज़ की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड कर रहे हो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, क्योंकि दो रैंडम वेरिएबल हैं तो इनकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ होगी एफ ऑफ एक्स वाई, और एक्स और वाई के लिहाज से हम इसको
सम कर देंगे। सेम ये फार्मूला जो है ये कंटिन्यूस के केस में, फ़र्क सिर्फ सम और इंटीग्रेशन का है, ठीक है। अच्छा, इसकी हम एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस केस दोनों के लिए। एग्जांपल से पहले सॉरी, ये यहाँ पे ना जिस तरह अगर आपको याद हो हमने वेरिएंस का एक सिंप्लीफाइड फार्मूला डिराइव किया था, e ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई स्केयर ऑफ एक्स। इसका हमने प्रूफ किया भी था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। और मैंने आपको कहा था कि आप कोशिश करें कि आप हमेशा इस वाले मेथड के थ्रू या इस फार्मूले के थ्रू वेरिएंस फाइंड करें, और चाहे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए फाइंड कर रहे हो चाहे कंटिन्यूस के लिए, लेकिन कोशिश करें कि आप इस मेथड को प्रेफरेंस दें। सिमिलरली ये को वेरिएंस का डिस्क्रीट के केस में एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वैल्यूज़ हैं, सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। लेकिन कंटिन्यूस के केस में इंटीग्रेशन आती है, और इंटीग्रेशन में हो क्या रहा है, एक फंक्शन, दो फंक्शन, तीन फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इसके रिजल्टेंट की हमने डबल इंटीग्रेशन करनी, तो एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाता है, ठीक है। तो इसकी एक सिंप्लीफाइड वर्जन है कोवेरिएंस की। आप लोगों ने हमेशा कोशिश करनी है कि इसको यूज़ करें, ठीक है। कंटिन्यूस में तो हर सूरत आप लोगों ने इसी फार्मूले के थ्रू कोवेरिएंस फाइंड करनी। इसका नीचे मैं ये प्रूफ भी है, इसको मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ये हमारे पास ये फार्मूला बेसिकली बनता है किस तरह। देखिए सिग्मा एक्स वाई या कोवेरिएंस का जो ओरिजिनल फार्मूला है, ये जो ये वाला लिखा हुआ है वो ये चीज़ है, यहाँ पे दोबारा उसने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, बेसिकली वो कर क्या रहा है नेक्स्ट स्टेप में कि ये जो ब्रैकेट में x माइनस म्यू एक्स और y माइनस म्यू वाई है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करके f ऑफ एक्स वाई के साथ भी मल्टीप्लाई करके और हर एक पे सम अलग-अलग लगा रहा है, ठीक है। अच्छा, इस एक स्टेप यहाँ पे मिसिंग है, मैं वो आपको स्टेप लिख देता हूँ और फिर ये अगले स्टेप यहाँ पे जो लिखा हुआ ये आ जाएगा। देखिए जब हम इसको ये मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये सम्स का पोर्शन, सम्स का जो पार्ट है इसको मैं स्किप करके बाहर ही छोड़ रहा हूँ। x इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू म्यू वाई माइनस के साइन के साथ ये हो जाएगा माइनस एक्स म्यू वाई। सिमिलरली माइनस म्यू एक्स इंटू वाई हो जाएगा माइनस वाई म्यू एक्स, और माइनस म्यू वाई ये जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हो जाएगा प्लस म्यू एक्स म्यू वाई, ठीक है। और ये बाहर एफ ऑफ एक्स वाई जो है ये, और यहाँ पे जो है वो डबल सम एक्स और वाई के लिए से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखें नेक्स्ट उसने बेसिकली किया कि एफ ऑफ एक्स वाई को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हर एक टर्म पे सम जो है वो अलहदा कर दिया। तो एक्स वाई इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, इस पे एक्स और वाई के लिए से सम, ये जो नेक्स्ट टर्म है इसने पहले ये म्यू एक्स वाली लिखी हुई है, मैं म्यू एक्स वाली पहले बताता हूँ। नेक्स्ट जो टर्म है वो माइनस वाई म्यू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाई और फिर इस पे सम, और ये म्यू एक्स जो है ये सम से बाहर क्यों है, क्योंकि ये कांस्टेंट होती है मीन की वैल्यू, मीन जो है हमेशा एक कांस्टेंट होता है, तो ये सम से बाहर आ गया। सिमिलरली नेक्स्ट जो है वो माइनस म्यू वाई एक्स एफ ऑफ एक्स वाई पे सम, और आखिरी जो हमारे पास टर्म थी वो म्यू एक्स म्यू वाई, तो ये म्यू एक्स म्यू वाई ये दोनों कांस्टेंट है, ये सम से बाहर आ गए और एफ ऑफ एक्स वाई पे सम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखें इसकी कई चीज़ें यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो हमने ये पहले भी डिस्कस किया था कि हम किसी भी चीज़ की माइनर डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम किसी भी रैंडम वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू थ्रू जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना चाहें तो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली हमें ये भी पता है कि जब भी कोई चीज़ अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई होती है और उस पर सम अप्लाई होता है तो उसका रिजल्ट क्या बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम ये नेक्स्ट ये जो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं ये आप इजीली समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको याद हो हमने जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में से अगर हमें y की एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए तो हम क्या करते थे, y को एफ ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके x और y के लिहाज से सम कर देते, ठीक है। सिमिलरली अगर हमें x की एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में से तो हम x को एफ ऑफ एक्स वाई से मल्टीप्लाई करके डबल सम लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पे उसने यही चीज़ लिखी है,
यहाँ पे इसने वैसे एक सम को मिस किया हुआ है, यहाँ पे y के लिहाज से भी सम आता है, ठीक है। यहाँ पे समेशन y भी आएगा, सिमिलरली यहाँ पे समेशन x भी आएगा। तो म्यू x बेसिकली y और x के लिहाज से सम, और x को अगर हम f ऑफ x से y से मल्टीप्लाई कर दें तो ये चीज़ हमारे पास e ऑफ x या म्यू x के बराबर आती है। सिमिलरली म्यू ऑफ y या e ऑफ y जो है, ये y को अगर हम f ऑफ x y से मल्टीप्लाई करके x और y के लिहाज से सम करें, देखिए ये दोनों टर्म्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये और ये, तो ये दोनों तो हमें पता चल गया ना ये किसके बराबर आती है, ये अब बराबर आती है म्यू वाई के और ये बराबर आती है म्यू एक्स के, ठीक है। अच्छा, ये पहली वाली टर्म पे मैं एंड पे आऊँगा, पहले मैं आपको ये वाली समझा देता हूँ। ये क्या हो रहा है, ये सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम हो रहा है, और सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जब करें तो रिजल्ट 1 के बराबर होता है। यानी हम एफ ऑफ एक्स वाई को, जो कि जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन है, जो कि एक्स और वाई की कंबाइंड प्रोबेबिलिटीज हमें बता रही है, और इन सारी प्रोबेबिलिटीज पे हम एक्स और वाई के लिए सम कर दें, यानी हम सारी प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें तो रिजल्ट 1 के बराबर, यानी यहाँ पे हमारे पास सिर्फ पीछे म्यू एक्स म्यू वाई बच जाएगा, ठीक है। और ये जो पहली वाली टर्म लिखी हुई इसको मैं समझाता हूँ। ये क्या हो रहा है, एक फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल है एक्स और वाई के लिहाज से, जो कि अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और इस पे हम सम अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, अगर हमने फ़र्ज़ करें, हमने बल्कि एक एग्जांपल की भी थी, एक्स इंटू वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो ये किसके बराबर होती है, एक्स के लिहाज से सम, वाई के लिहाज से सम, और यही एक्स वाई जो है अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो बेसिकली ये जो पहली वाली टर्म है ये किसके बराबर है, ई ऑफ एक्स वाई की, ठीक है। तो पहली वाली टर्म की जगह ई ऑफ एक्स वाई आ गया। दूसरी टर्म हमने देखी, ये म्यू एक्स है और ये वाली बन रही है म्यू वाई, तो माइनस म्यू एक्स म्यू वाई, ये माइनस म्यू वाई सेम टू सेम यहाँ पे आ गया, और ये भी हमने देखा ये म्यू एक्स के बराबर आता है, तो ये माइनस म्यू वाई इंटू म्यू एक्स, और ये हमने देखा है कि ये 1 के बराबर है, तो यहाँ पे खाली म्यू एक्स म्यू वाई बच गया, ठीक है। तो इनमें से दो टर्म ये वाली और ये वाली, या ये वाली और ये वाली, कोई दो टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो हमने इन दोनों को कैंसिल कर दिया, पीछे ये बच गया, और यही आपका ऊपर देखिए ओरिजिनल फार्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स, म्यू एक्स बेसिकली क्या है, ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई, ठीक है। तो ये आपकी कोवेरियंस का फार्मूला, और यही प्रेफर्ड फार्मूला है, आपने हमेशा कोशिश करना है कि ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। ये डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों के लिए यही फार्मूला बनता है, और यही प्रूफ आप जो है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट सेम यही स्टेप्स हैं, सिर्फ सम की जगह इंटीग्रेशन लगा दें बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अब हम इसकी एक दो एग्जांपल्स कर लेते हैं कोवेरियंस फाइंड करने की। ये एग्जांपल हम शुरू से चलती आ रही है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन जब से हमने स्टार्ट किया, हमने ये एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की थी, वो बॉल पॉइंट पेन्स वाली, ठीक है। तो उसी को अब बारी बारी जो टॉपिक्स हम पढ़ते जा रहे हैं वो इसी एग्जांपल पे हम अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने से पहले से फाइंड की हुई है, ठीक है। ये बुक में भी है, पिछले लेक्चर्स में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ है। अब वो कहते हैं कि इसमें अगर आपको याद हो, एक्स डिफाइंड था नंबर ऑफ ब्लू पेन्स और वाई डिफाइंड था नंबर ऑफ रेड पेन्स। हम दो पेन्स बेसिकली बैग में से निकाल रहे थे, और उस बैग में ग्रीन भी पेन्स थे, लेकिन उनको हमने किसी रैंडम वेरिएबल से रिप्रेजेंट नहीं था किया हुआ, हम सिर्फ ब्लू और रेड पेन्स में इंटरेस्टेड थे, ठीक है। वो कह रहा है कि इसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपने कोवेरियंस फाइंड करनी है एक्स और वाई की, ठीक। अच्छा देखिए, हमें कोवेरियंस फाइंड करने के लिए एक तो एक्स और वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, हमने ये फाइंड की हुई है प्रीवियस एक एग्जांपल में। ये गालिबन जब हमने फंक्शंस ऑफ अ रैंडम वेरिएबल की मीन वाला टॉपिक डिस्कस किया था, उसमें हमने ये एग्जांपल की थी, जिसमें हमने एक्स और एक्स इंटू वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है। दूसरा हमें एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, और तीसरी वाई की एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों टर्म्स अगर हमारे पास हों तो हम कोवेरियंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये ई ऑफ एक्स भी बेसिकली हमने फाइंड किया था, ई ऑफ वाई मैंने शायद आपको कहा था कि आप लोग खुद फाइंड कर लें। तो ई ऑफ एक्स जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हुए भी हम फाइंड कर सकते हैं, जो अभी हमने प्रीवियस फार्मूला देखा था, एक्स इंटू वाई, सॉरी एक्स और वाई पे सम, एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स वाई, इसके थ्रू भी हम फाइंड कर सकते हैं।
यहाँ पे यहाँ पे इसने जो मेथड यूज़ किया उसने मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किया, यानी एक्स को अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई करके उसने एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड की। और मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं डिस्क्रीट के लिए, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। अगर हमने एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है तो हम एफ ऑफ एक्स वाई को वाई के लिहाज से सम कर देते हैं। एक तो ये तरीका है, या दूसरा ये तरीका है कि हम टेबल में से, यानी ये इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लें, 5/14 ये जी ऑफ 0 हो जाएगी, इन वैल्यूज़ को ऐड कर लें 15/28 जी ऑफ 1 हो जाएगी, और इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर दें 3/28 जी ऑफ 2 हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली एच ऑफ 0 फाइंड करने के लिए ये रो वाली वैल्यूज़ ऐड करनी है, सिमिलर जी ऑफ 1 और जी ऑफ 2 भी आपके अपनी, तो ये दोनों मेथड लगा के आप ये फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जी ऑफ एक्स इसने यहाँ पे माइनर डिस्ट्रीब्यूशन की थ्रू को यूज़ करते हुए एक्सपेक्टेड वैल्यू फाइंड की है। तो और एक रैंडम वेरिएबल एक्स की जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं वो 0, 1 और 2 हैं। तो 5/14 जी ऑफ 0 है, 15/28 जी ऑफ 1 है, और 3/28 जो है वो जी ऑफ 2 है। सिंपल ये मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमारे पास आ गई। यही सेम प्रोसीजर लगाते हुए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और ई ऑफ एक्स वाई हमने प्रीवियस लेक्चर में फाइंड किया था, ये बराबर आता है 3/14 के। सिंपल एक सब्ट्रैक्शन रह गई है, ये सिग्मा एक्स वाई इक्वल टू ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स इंटू ई ऑफ वाई। ई ऑफ एक्स भी हमने कर लिया कैलकुलेट, ई ऑफ वाई भी हमने कर लिया कैलकुलेट, ई ऑफ एक्स वाई जो हम प्रीवियसली कैलकुलेट कर चुके हैं, ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो ये -9/56 आंसर आ गया। अच्छा, अगर आपको याद हो मैंने आपको कहा था कि अगर एक्स की वैल्यू बढ़ने से वाई की वैल्यू कम होती हो और एक्स की वैल्यू कम होने से वाई की वैल्यू बढ़ती हो, तो इसका मतलब है एक्स और वाई का आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप है। और नेगेटिव रिलेशनशिप कोवेरियंस के थ्रू हमें कैसे पता चलता है, जब रिजल्ट नेगेटिव आ जाए। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास एक नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है, और हमें पता भी है कि ये नेगेटिव आना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखें अगर आपको याद हो एक्स और वाई की वैल्यूज़ एक थी 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 2, 2, 0 और एक 1, 1 भी थी शायद। देखें अगर हम x की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, यानी हम नंबर ऑफ ब्लू पेन्स की तादाद बढ़ाएं, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ रेड की तादाद जो है वो कम होगी। और अगर हम नंबर ऑफ ब्लू की तादाद कम करें, इसका मतलब है नंबर ऑफ रेड की तादाद बढ़ेगी। अब ये इनका आपस में डिपेंडेंसी तो है ये, लेकिन एग्जैक्ट लीनियर डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक और ग्रीन भी थी। तो x के कम होने से हो सकता है ग्रीन बढ़ जाए, हर दफ़ा y ज़रूरी नहीं है कि बढ़े, हो सकता है ग्रीन बढ़ जाए। तो इसलिए इनका आपस में नेगेटिव रिलेशनशिप तो है, लेकिन स्ट्रिक्टली लीनियर नहीं है। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन से हमें पता चलता है कि ये एक नेगेटिव रिलेशनशिप है एक्स और वाई का। अच्छा, से अब यही एक एग्जांपल हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिए अप्लाई कर लेते हैं। इसमें एक जॉइंट डेंसिटी फंक्शन हमें दिया हुआ है जो कि डिफाइंड एज 8xy, और x और y की जो वैल्यूज हैं वो 0 और 1 के बीच में। ठीक है, फॉर्मूला हम वही यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई ऑफ एक्स ई ऑफ वाई। यही तीन चीज़ें हमें पहले फाइंड करनी होंगी। अच्छा, तो ई ऑफ एक्स या म्यू एक्स और ई ऑफ वाई या म्यू वाई फाइंड करने के लिए हमें माइनर डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ती है। एक फार्मूला ये है, और दूसरा फार्मूला ये कि हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में से फाइंड करें। तो इसने पहले यहाँ पे माइनर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड की हैं। माइनर डिस्ट्रीब्यूशन का भी मैंने पीछे फार्मूला लिखा है, आप वो यूज़ करते हुए माइनर डिस्ट्रीब्यूशन एक्स की भी फाइंड कर सकते हैं, वाई की भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे चले माइनर डिस्ट्रीब्यूशन का एक्स के लिहाज से लिख लेता हूँ। जी ऑफ एक्स जो है, अगर हमने माइनर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है तो हम इसको y के लिमिट्स पे या y के लिहाज से एफ ऑफ एक्स वाई को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पास x की माइनर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। और सिमिलरली y की अगर माइनर डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो हम एफ ऑफ एक्स वाई को x के लिहाज से इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब ये माइनर डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर दो, ये x की जो माइनर डिस्ट्रीब्यूशन है 4x3 4x3, और y की जो माइनर डिस्ट्रीब्यूशन है वो 4y इंटू 1 माइनस वाई स्केयर। ठीक है, अब हमारे पास x और y की डिस्ट्रीब्यूशन आ गई, हम x और y की मीन भी फाइंड कर सकते हैं। मीन किस तरह फाइंड करेंगे, सिंपल x इंटू एफ ऑफ एक्स या y इंटू एफ ऑफ वाई, ये म्यू एक्स हो जाएगा और ये म्यू वाई हो जाएगा, दोनों इंटीग्रेशन के थ्रू कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू एक्स भी उसने फाइंड कर लिया इस फार्मूले के थ्रू जो कि 4/5 के बराबर आती है, और म्यू वाई भी फाइंड कर लिया इस फार्मूले के थ्रू जो कि 8/15 के बराबर आती है। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चीज़ चाहिए, ई ऑफ एक्स वाई। ई ऑफ एक्स वाई किस तरह आएगा, ई ऑफ एक्स वाई होगा एक्स वाई इंटू 8xy इंटू 8xy। क्यों किया, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स वाई है, और इसको हम एक्स और वाई के लिहाज से इंटीग्रेट कर देंगे।
यही काम उसने यहाँ पे किया। 8xy को मल्टीप्लाई किया xy से तो ये 8x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इसको x और y के लिहाज से इंटीग्रेट किया तो ये 4/9 आ गया। ठीक है। अच्छा, और ये लिमिट्स जो हैं ये y और 1, मैंने आपको ये देखिए हमने एग्जांपल की भी थी। इसमें इसके दो तरीके हैं, या तो आप x की लिमिट ले लें y के टर्म में, या y की ले लें लिमिट्स x के टर्म में। ठीक है। तो इसने यहाँ पे क्या किया हुआ है, x की लिमिट्स को y के टर्म में लिया, तो x जो है y से लेके 1 तक जा रहा है, तो इसलिए ये लोअर लिमिट y और अपर लिमिट 1। ठीक है। तो ये e ऑफ एक्स वाई भी आ गया 4/9, और सिंपल इन सारी वैल्यूज़ को इस फार्मूले में लगा दें तो ओवरऑल आपके पास जो कोवेरियंस है वो 4/225, और ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है। इसका मतलब है एक्स वाई जो है इनका आपस में रिलेशनशिप जो है ये पॉजिटिव है। अच्छा, कोवेरियंस जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हमें ये तो पता चल जाता है कि इनका रिलेशनशिप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या ये इंडिपेंडेंट है या नॉन लीनियर डिपेंडेंट है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इनका रिलेशनशिप कितना स्ट्रॉन्ग है, यानी कितना स्ट्रिक्टली ये लीनियरिटी को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है। ये चीज़ फाइंड करने के लिए हम कोरिलेशन कोफिशिएंट यूज़ करते हैं। ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो एक्स वाई से। ठीक है। और इसका जो मैथमेटिकल फार्मूला है वो बेसिकली कोवेरियंस को, जो आप प्रीवियसली कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, इसको आप एक्स और वाई की वेरियंस के प्रोडक्ट पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये एक बेसिकली इसकी जो रिजल्ट होगा वो हमेशा इस रेंज में लाया करता होगा -1 और 1 के बीच में। ठीक है। -1 का मतलब होगा कि ये इनवर्स, ये इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है, स्ट्रिक्टली लीनियर। 1 का मतलब है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, स्ट्रिक्टली लीनियर। 0 और 1 के बीच में अगर पॉजिटिव कोई रिजल्ट आता है तो अगेन वही पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ हमें पता चलती जाएगी। अगर ये जो पॉजिटिव रिजल्ट है ये 0 का मतलब 0 के करीब है, तो उसका मतलब है कि इनका जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है ये थोड़ा वीक है। और अगर ये 1 के करीब रिजल्ट आएगा तो उसका मतलब है इनका जो पॉजिटिव रिलेशनशिप है ये वेरी स्ट्रॉन्ग है, या एग्जैक्टली लीनियर है। सिमिलरली यही जो है हम नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी अप्लाई करते हैं। और अगर ये 0 हो तो 0 कब होगा, जब सिग्मा एक्स वाई 0 होगा। और सिग्मा एक्स वाई कब 0 होता है, जब एक्स और वाई जो है वो इंडिपेंडेंट हो या नॉन लीनियर डिपेंडेंट हो। ठीक है। सिग्मा एक्स वाई अगर 0 आता है तो उसका अगेन मतलब वही, या तो इंडिपेंडेंट होंगे या फिर नॉन लीनियरली डिपेंडेंट। इसको हम एक एग्जांपल भी करके देख लेते हैं कि ये किस तरह होते हैं। अच्छा, ये वही जो प्रीवियस हम एग्जांपल्स यूज़ करते आ रहे हैं उसी की आगे फर्दर एक्सटेंशन है। ठीक है। ये अभी हमने एग्जांपल 4.13 की है ना, इसी की वो कह रहा है जी कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करें, यानी हमें पता चल जाएगा। अभी हमने देखा था इनका नेगेटिव रिलेशनशिप तो है, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ का भी हम थोड़ा अंदाज़ा लगा सकेंगे ये कितना है। ये कोरिलेशन कोफिशिएंट भी इसका नेगेटिव ही आना चाहिए। जब कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए हमने सिग्मा एक्स वाई तो पहले ही फाइंड किया हुआ है, लेकिन हमें एक्स की वेरिएंस वेरिएंस नहीं, यहाँ अगर मैंने पहले वेरिएंस बोली स्टैंडर्ड डिविएशन है, एक्स की स्टैंडर्ड डिविएशन और वाई की स्टैंडर्ड डिविएशन। और स्टैंडर्ड डिविएशन किस तरह कैलकुलेट करते हैं मैंने आपको प्रीवियसली बताया था, सिंपल वेरिएंस का अंडर रूट। तो हमने एक्स की वेरिएंस फाइंड करके उसका अंडर रूट फाइंड करना है, सिमिलरली वाई की वेरिएंस फाइंड करके उसका भी अंडर रूट फाइंड करना है। तो वेरिएंस फाइंड करने के लिए ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई स्केयर ऑफ एक्स वाला फार्मूला वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। तो पहले उसने ई ऑफ एक्स स्केयर फाइंड किया जो कि 27/8 के बराबर आता है। सिमिलरली ई ऑफ वाई स्केयर जो कि 4/7 के बराबर आता है। ठीक है। सिग्मा एक्स स्केयर जो है वो ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई स्केयर ऑफ एक्स, और ये ई स्केयर ऑफ एक्स कहाँ से आया, ई ऑफ एक्स देखिए हमने पीछे कैलकुलेट किया था 3/4 के बराबर आता है, तो इसी का स्केयर ले लिया। ठीक है। ई ऑफ एक्स स्केयर फार्मूला अगर आप, मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ, ये फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई स्केयर ऑफ एक्स वाला वेरिएंस फाइंड करने के लिए। तो ई ऑफ एक्स स्केयर यहाँ पे कैलकुलेट किया, ई ऑफ एक्स हमने पीछे कैलकुलेट किया था, इसका स्क्वायर ले लिया। अच्छा, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की तो ये वेरिएंस आ गई एक्स की। सिमिलरली वाई की वेरिएंस भी हमने फाइंड कर ली। ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे वेरिएंस की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जब उसने फार्मूले में लिखा है देखें तो ये 45/112 इसका अंडर रूट और 9/28 इसका भी अंडर रूट इसको यूज़ किया, तो ये आपके पास -1/√5 इसका रिजल्ट आ जाता है। ठीक है। अच्छा, सेम एक एग्जांपल जो है ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स के लिए।
ये एग्जांपल 4.14 जो अभी हमने एक कोवेरिएंस फाइंड की थी, इसी एग्जांपल में वो कह रहा है, इसी डेंसिटी जॉइंट डेंसिटी फंक्शन के लिए वो कह रहा है कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड करें। तो अगेन हमें एक्स और वाई की वेरिएंस चाहिए, फार्मूला वही ई ऑफ एक्स स्केयर माइनस ई स्केयर ऑफ एक्स यूज़ होगा। तो ये पहले ई ऑफ एक्स स्केयर कैलकुलेट हो रहा है क्योंकि 2/3 के बराबर हो गया, ई ऑफ वाई स्केयर कैलकुलेट हुआ जो कि 1/3 के बराबर आ गया। ठीक है, वेरिएंस ये ई ऑफ एक्स 4/5 ये हमने ये देखें यहाँ पे कैलकुलेट की हुई, और सिमिलरली ई ऑफ वाई भी हमने 8/15 कैलकुलेट की हुई। तो बस यहाँ पे वैल्यूज़ प्लग कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। ये हमने एक्स की वेरिएंस, ये एक्स की वेरिएंस आ गई, ये वाई की वेरिएंस आ गई, और कोवेरिएंस और वेरिएंस इन दोनों वेरिएंस का अंडर रूट डिनोमिनेटर में ये यूज़ करके हमारे पास ये रिजल्ट जो है 4/√66 आ जाता है। ठीक है, अच्छा बस आज के लिए इतना ही है। इस लेक्चर को भी आप सुन लें, ये इसका जो Q&A सेशन है वो इंशाल्लाह वेडनेसडे को होगा 2 बजे। कोई क्वेश्चंस लेक्चर सुनने के दौरान आपको अगर कोई कन्फ्यूजन होती है, कोई क्वेश्चन अराइज होता है, तो उसी टाइम अपने पास नोट कर लें और Q&A सेशन के दौरान आप उससे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम रैंडम वेरिएबल्स के अगर लीनियर कॉम्बिनेशंस बनाएं तो उनकी मीन और वेरिएंस फाइंड करने का तरीका सीखें। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।